जूता जापानी है, पतलून इंग्लिस्तानी है, टोपी अभी भी रूसी है, केवल दिल हिंदुस्तानी है। नमस्कार, आज हमारे साथ प्रोफेसर महाजन है जो हमें ये समझाएंगे कि केवल हिंदुस्तानी दिल होने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ हमें और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर साहब जी, सबको नमस्कार। वास्तव में ऐसा अब नहीं है, दिल भी हिंदुस्तानी है, सामान भी हिंदुस्तानी है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ निर्भरता अन्य देशों पर बनी हुई है। बात कुछ ऐसी है कि भारत पहली औद्योगिक क्रांति से चूक गया, क्योंकि उस समय देश में विदेशी शासन था। विदेशी शासकों को ऐसा नहीं लगता था कि भारत का विकास होना चाहिए, वो अपने साजो सामान को बेचने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते थे। पहली औद्योगिक क्रांति जो थी वो स्टीम इंजन की थी। फिर दूसरी औद्योगिक क्रांति आई। वो औद्योगिक क्रांति आई इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की। बिजली से चलने वाले उपकरण, मशीनें शुरू हो गई। देश अभी आज़ाद ही हुआ था, सरकारें भी उस प्रकार से तैयार नहीं थी, और फिर हम दूसरी औद्योगिक क्रांति भी चूक गए। थोड़े बहुत मात्रा में बिजली का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे थे। फिर तीसरी औद्योगिक क्रांति आई, आईटी कम्युनिकेशन की। उस औद्योगिक क्रांति में देश के लोग तैयार थे, युवा तैयार थे, लेकिन सरकारें तैयार नहीं थी। सरकार ने देश को फेल किया, क्योंकि अभी भी उनकी मानसिकता ये बनी थी कि अपना देश, अपने देश का युवा कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसे में आईटी के क्षेत्र में हमारे युवाओं ने जितना जोर लगाना था सॉफ्टवेयर में, तमाम चीज़ों में, वो तो लगाया, लेकिन सरकार की तरफ से जो पुश मिलना चाहिए था, जो सहयोग मिलना चाहिए था हार्डवेयर में, वो नहीं हो पाया, और हम हार्डवेयर में पिछड़ गए। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। आज चौथी औद्योगिक क्रांति का युग है। इस बीच में हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। कपड़ा भी काफ़ी मात्रा में भारत में बनता है, तमाम प्रकार की दूसरी चीज़ें भी बनती हैं, और अच्छी खास बात यह है कि हमारे देश के लोगों, वैज्ञानिकों के प्रयास से आज हम चौथी औद्योगिक क्रांति के बिल्कुल मध्य में खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, आज भारत दुनिया के 5 बड़े देशों में शामिल है, और अभी अमेरिका ने अपनी सबसे भारी सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए जब चुना, तो भारत के इसरो को ही चुना जी। और भारत दुनिया के सब तमाम छोटे बड़े देशों को सस्ते दामों पर जो अंतरिक्ष यान हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो स्थापित करके दे रहा है। और इसके साथ ही साथ हमने ऐसे 104 अंतरिक्ष यान एक बार में अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करके एक इतिहास भी रचा हुआ है। और अभी चंद्रयान की सफलता सबको मालूम ही है, और आगे हम मंगलयान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पेस के क्षेत्र में तो हम किसी भी मापदंड से दुनिया में बहुत आगे हैं। सबसे कम सस्ते में हम स्पेस का काम, अंतरिक्ष का काम कर रहे हैं। दूसरा, यदि हम डिफेंस को देखें तो अभी तक 70% हमारी डिफेंस की इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हम विदेशों से पूरा किया करते थे। अब हम विदेशों से बिल्कुल कुछ ना मंगाने का संकल्प लिए हुए हैं। और इस बार जब पाकिस्तान ने एक नीच हरकत की, तो उसके खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें हमने स्पष्ट रूप से देखा कि पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स, चाहे वो तुर्की के बने हुए थे या चीन के, एक भी अपने लक्ष्य को भेद नहीं सके, सभी को नीचे गिरा दिया गया। और जितने भी मिसाइल्स हमने दागी,
सबने अपने लक्ष्य को भेदा हम्म। और उसके साथ ही साथ हम ये जान रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी इस बात को माना कि उनके जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको सीधा आक्रमण हुआ है। यही नहीं, तमाम प्रकार के जितने डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं आज हम अपने देश में बना रहे हैं। ये तमाम इक्विपमेंट्स अपने देश में बना रहे हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी तक के जो स्थापित डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स देश थे, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो यूरोप या दूसरे देश, हमारे ऑपरेशन सिंदूर से इसलिए नहीं घबराए कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसलिए घबरा गए क्योंकि अब उनके बाजार ही जाने वाले हैं। यदि हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो आज भारत डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के लोग भारत से पेमेंट सिस्टम की मांग कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन में सहयोग की मांग कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमें अप्रोच किया श्रीलंका की सरकार ने कि कैसे हम अपने डिजिटल एक्सपीरियंस को आधार वहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। आधार के जैसा ही उनका भी अभी एक यूआईडी लॉन्च करने वाले हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो जाएगा। और पूरे विश्व में हम कहीं भी जाते हैं, कई स्थानों पर तो यूपीआई हमारा उनके साथ इंटीग्रेट हो गया है। भारत के लोग अपने यूपीआई के माध्यम से वहाँ पर पेमेंट्स कर पाते हैं। अब कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं और, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया या तो हमारा यूपीआई ऐसे सच अडॉप्ट कर लेगी या हम उनको डिजिटल पेमेंट्स में मदद करेंगे। यानी इंडस्ट्री 4.0 के जो भी मुख्य घटक हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, काफी हद तक आगे। चाहे चाहे वो अभी क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, विंड एनर्जी इक्विपमेंट्स की बात हो या सेमीकंडक्टर्स की बात हो। आज भारत लगभग हर क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। किस किस चीज़ों में, जैसे कि चाइना के साथ हमारी जो प्रतिस्पर्धा चल रही है मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें ऐसा लगता है कि चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। और आपके हिसाब से क्या लगता है कि हम कब तक वैसी स्थिति में आ जाएंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर हो पाए? 2001 में जब चीन ने WTO की मेंबरशिप ले ली, 2001 से लेकर 3-4 से लेकर अब काफ़ी लंबे समय तक चीन ने दुनिया भर के बाज़ारों में अपना सामान डंप किया। डंप करने का मतलब ये होता है कि कम कीमत पर, अपने यहाँ भी जो कीमत है, उनकी जो कॉस्ट पड़ती है उससे भी कम कीमत पर यहाँ बेचना। उससे हमारी एपीआई इंडस्ट्री तबाह हुई, उससे हमारे दूसरे उद्योग तबाह हुए, हमारे वस्त्र उद्योग, हमारे केमिकल उद्योग, ऐसे सब। उनका मेन मकसद ये होता है कि तब तक सस्ता बेचो जब तक हमारी इंडस्ट्री खत्म हो, तबाह ना हो जाए जी। और उसके बाद शोषण करना शुरू करते हैं। जैसे एपीआई के क्षेत्र में उन्होंने किया, पहले उन्होंने आधी कीमत पर बेचा, उसके बाद 4 गुना कीमत पर हमें खरीदने के लिए बाध्य किया। उस समय की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने इस बात को नहीं समझा और उनका तर्क ये होता था कि अगर सस्ता सामान आ रहा है तो आपको क्या तकलीफ है। हम तब भी यही कहा करते थे कि सस्ता बहुत महंगा है। देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री चीज इन माउस। इफ द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, ऐसा बोला जाता है। या तो चूहे के पिंजरे में जब कोई चीज लगाया जाता है तो वो फ्री नहीं होता है, उसमें उसको फंसाया जाता है। उसी प्रकार से चीन ने भी ऐसा किया और हमारी सरकार नहीं समझ पाई, दुनिया की सरकारें नहीं समझ पाई, और हमने देखा कि दुनिया भर में चीन पर निर्भरता बढ़ती चली गई और चीन दुनिया की एक फैक्ट्री के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन आज वक्त है कि हम उस बात को समझें, पूरी दुनिया समझ रही है
और पूरी दुनिया चाइना प्लस वन की पॉलिसी पर चल रही है कि चीन से ही नहीं बाकी जगह से भी खरीदना है। तो ऐसे में भारत के लिए विश्व का एक बड़ा बाजार उपस्थित है। हमने देखा कि जब अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए तो भारत ने नए बाजार खोजने शुरू किए और इस नवंबर माह में हम देखे कि हमारे अमेरिका में तो एक्सपोर्ट बढ़े ही, बाकी स्थानों पर भी बढ़े। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आज हम ज़्यादा उत्पादन पा रहे हैं और धीरे धीरे करके और भी उत्पादन क्षमता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, तमाम प्रकार के दूसरे उपाय हों और कई बार हमने स्टैंडर्ड्स लगा करके भी चाइना के सामान को रोका है, लेकिन अभी भी चीन से हमारा बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें तमाम प्रकार की बाधाएं चीन के सामान के लिए खड़ी करनी पड़ेंगी और देश को एक बड़े लेवल पर उत्पादन क्षमता में, मैन्युफैक्चरिंग में ले जाने के लिए एक बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन हम सही दिशा में चल रहे हैं, इस बात का संतोष। अच्छा प्रोफेसर साहब, इसमें एक आलोचना ज़्यादातर लोग करते हैं, खासकर जो वामपंथी विचारधारा वाले अर्थशास्त्री, कि ये जो प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड बैरियर्स जो स्वदेशी जागरण मंच जिसके लिए आंदोलन करती है, इसके कारण हमारी शायद जो ग्रोथ रेट है, जो एफडीआई जिस तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमें चाहिए या बहुत सारी चीज़ों का विनिवेश होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी हो सकती है? देखिए, जो भूमंडलीकरण के समर्थक हैं, मैं नहीं कहता हूँ, हमारे आलोचक हैं, उनकी अपनी एक सोच है। उनका कहना है कि जो यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार में बाधा डालते हैं तो अपने देश में जो कैपेसिटी है, जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है, क्योंकि लोग शिथिल हो जाते हैं, उद्योग शिथिल हो जाते हैं। बढ़िया प्रकार का, नए प्रकार के उत्पादन, बेहतर प्रकार के उत्पादन, कम लागत, ये नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ प्रोटेक्शन की बात नहीं करते हैं। हम ये जान रहे हैं कि अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, निजी क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऐसे में कई बार जब एक समय था जब हमें सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहिए था, हमने देरी कर दी, जिसके कारण धीरे धीरे करके ज़्यादा उत्पादन करने के कारण चीन में कॉस्ट कम हो गई। आज जब हम सोलर बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सोलर मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट है सोलर पैनल की, वो 60-70% ज़्यादा आती है। ऐसे में कुछ समय तक, जब तक वो कॉस्ट चीन की कॉस्ट के बराबर नहीं आती, तब तक हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसका समाधान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत जो बड़ी सब्सिडी देने का जो प्लान बना, उसी कारण से बना कि डीसीआर कंपोनेंट्स वाले, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जहाँ पर पूरी होती हो, वहाँ हम सब्सिडी दें ताकि उनका लोग सामान खरीदें और आगे चल करके वही सामान और सस्ता होना शुरू हो जाए। हम जल्दी ही उसमें कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो ऐसे में तमाम प्रकार की जो सुविधाएं, जो टैरिफ प्रोटेक्शन या तमाम प्रकार की दूसरी चीज़ें जो की जा रही हैं, इसका उद्देश्य अपने देश के उद्योगों को केवल हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए उनको एक गाइड देनी पड़ेगी ताकि उनको हम आगे चल करके वो विकास कर सकें, आगे चल करके वो देश की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमारी निर्भरता लगातार विदेशों पर बढ़ती रहेगी। हमने देखा कि इस निर्भरता के कारण पिछले कुछ समय में जब एक तरफ हमारी निर्भरता ज़्यादा है, दूसरी तरफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा अपना बाहर खींच करके ले गए,
और मात्र 7 महीने में ही जो हमारा रुपया है 84 रुपये से 90 रुपये तक आ गया। ऐसी घटनाओं को नहीं होने देना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं को निर्माण करें ताकि दीर्घकाल में लंबे समय तक हम आत्मनिर्भर बने रहें और हमारी करेंसी वो भी ऐसे में कई लोग ये भी बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, रुपया 90 रुपए का हो जाए या 100 रुपए का डॉलर हो जाए या 110 रुपए का हो जाए। ये भी कहते हैं कि इससे निर्यात में सहायता होगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा रुपया लगातार डिवैल्यू होता रहा लेकिन उसके बावजूद निर्यात तो नहीं बढ़ी, इसलिए यह आर्गुमेंट ही गलत है। जी। इसलिए हमें रुपये को भी स्टेबल करना पड़ेगा ताकि दुनिया से जो हम सामान आयात करते हैं उसके कारण अगर रुपया महंगा हो जाएगा तो भारत में चीजें महंगी हो जाएंगी। रुपया अगर सस्ता हो जाएगा तो रुपया डिवैल्यू होगा तो हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी। 10% यदि रुपया डिवैल्यू होता है तो आप समझ लीजिए कि अगर 30% हम अपने जीडीपी का इंपोर्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 3% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जी, खासकर कच्चे तेल पे, आयात पे, तमाम प्रकार के। इसलिए इन्फ्लेशन को अगर काबू में रखना है, आम आदमी के जीवन को एक सुखद बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि रुपया भी स्टेबल रहे और देश में मैन्युफैक्चरिंग भी हो। एक दूसरी बात, अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है, हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? हाँ। तो इसलिए वी आर नॉट ओनली कंज्यूमर्स, हम केवल उपभोक्ता नहीं है, हमें उत्पादक भी बनना होगा ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले। और अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको हम पैसे दे देंगे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा मूर्खता भरी बात कोई नहीं। तो इसमें एक और सवाल आता है, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था तो उस पे एक ये भी बात बताई गई है कि ये उत्पाद तक सीमित नहीं है, आप एक जीवन शैली को लेके भी मुहिम चला रहे हैं, एक चिंतन है स्वदेशी का चिंतन। जैसे आजकल प्रधानमंत्री जी मकौले के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि कैसे मकौले से मतलब शिक्षा पद्धति ने हमारे देश के ज्ञान को एक नीचे की ओर लेते जा रहे हैं। देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता के समय चला, एक प्रकार से एक रिएक्शनरी मूवमेंट थी कि विदेशी शासन था, विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, स्वदेशी सामान खरीदेंगे और विदेशियों को बाहर करेंगे। लेकिन स्वदेशी का विचार एक व्यापक विचार है, हमारा एक सनातन चिंतन है और वो चिंतन केवल अपने देश के लोगों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। आज हम देख रहे हैं कि भूमंडलीकरण के इस दौर में जिस प्रकार की उत्पादन शैली अपनाई गई, जिस प्रकार से उत्पादन पद्धति अपनाई गई कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन करो, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करो, यही इकोनॉमिक्स में सब सिखाया गया कि ज्यादा उपभोग करेंगे तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन है बढ़ जाएगी और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी तो सब लोग ज्यादा सुखी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस पर एक पुनर्विचार करने की जरूरत है भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय स्वदेशी चिंतन के आधार पर, और वो ये कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि इसके कारण पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पर्यावरण नष्ट हो रहा है, जैसे मान लिया हम पहाड़ों पर सड़कें बनाते हैं, विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो लैंडस्लाइडिंग लगातार बढ़ रही है, अगर हम ज्यादा उत्पादन करते हैं उसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है और उसके कारण ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उसके कारण जो वर्षा का जो पूरा साइकिल है वो ही बदल जाता है, दुनिया में उष्णता बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो आप समझ लीजिए कि मानवता ही खतरे में है। जिस मानवता को हमने हजारों सालों तक बचाए रखा है वो मानवता मात्र 50 या 100 सालों में समाप्त हो सकती है। जिस प्रकार से समुद्र स्तर बढ़ता जा रहा है, वर्षा का पता ही नहीं चल रहा कि कभी अतिवृष्टि हो जाएगी, कभी अल्पवृष्टि होगी। आज ये स्थिति है कि शहरों में बिना एसी के इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि इतनी उष्णता बढ़ गई है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, नदियां
कब खत्म हो जाएंगी, सूख जाएंगी, पता नहीं है। तो ऐसे में हिमालय भी जब खतरे में है, समझ सकते हैं हम कि पर्यावरण को बचाए रखना भी जरूरी है। और भारत का जो चिंतन है, स्वदेशी चिंतन, पर्यावरण की चिंता भी करता है। और हम जानते हैं कि ना तो धन का अभाव और ना ही धन का प्रभाव ये सही है। यानी धन इतना भी ना हो जाए, यानी असमानताएं इतनी ज्यादा ना हो जाए कि लोगों को कष्ट होना शुरू हो जाए। बुरा लगता है कि कोई अपने पैसे का दिखावा इतने लेवल पर करता है और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हों। तो असमानताएं जो हैं वो भी ठीक नहीं है जी। तो समानतापूर्ण उत्पादन, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए उत्पादन जी, और यह सब जो भारत की जो विकास का प्रतिमान है, जो सोच है, पैराडाइम है, उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। तो स्वदेशी केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, ऐसा बात सही है, और उसके साथ साथ हमें और भी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन वस्तु के संदर्भ में जब हम स्वदेशी की बात करते हैं वो इसलिए क्योंकि अपने देश में उत्पादन बढ़ेगा, अपने देश में रोजगार बढ़ेगा, अपने देश में लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो उससे वैश्विक असमानताएं भी कम होंगी। और केवल भारत ही इस चिंतन को दे सकता है। ये भी हम जानते हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए उत्पादन को आगे बढ़ाना ये केवल भारत के बूते की बात है। बाकी सब जो उनके विचार में ही ये बात नहीं आ रही। तो ऐसे में वो सब भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत किस प्रकार की कल्पना दुनिया को दे सकता है। और हमने देखा G20 में हमने जो ध्येय वाक्य दिया, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, तो पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने उसमें कही। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। तो अगली बार अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी खास मुद्दे पे प्रोफेसर साहब से चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।